गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अंतरा भाग 2 में संकलित यात्रा वृतांत जहाँ कोई वापसी नहीं पढ़ेंगे और इसके लेखक हैं निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा किस प्रकार से इस यात्रा वृतांत के अंतर्गत एक गांव का चित्रण करते हैं, वो जहाँ घूम कर आए हैं और सैर कर कर आए हैं उस गांव की, और वो जानते हैं, उस गांव से परिचित हैं और वहाँ की खूबसूरती का बखान करते हुए बताते हैं कि कैसे उनके गांव में या उस गांव में कैसे परिवर्तन आ गया है, किस प्रकार की प्रतिष्ठा थी उस गांव की, और उस गांव में औद्योगिकरण के चलते, इंडस्ट्रियलाइजेशन के चलते जो बदलाव आए हैं उसका चित्रण इस पाठ में किया गया है। इस पाठ को आरंभ करने से पूर्व मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। इस पाठ से संबंधित आपको एक एक्टिविटी करनी होगी जिसमें आपको एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो बनानी होगी जो कि विस्थापन से जुड़ी होगी। जो आप कह सकते हैं, यह कह सकते हैं कि इस पाठ से संबंधित होगी। इस पाठ की जो रूपरेखा है या जो मैसेज ये पाठ कन्वे करना चाहता है उससे संबंधित होगी। उसकी संपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो के अंत में आपको दूंगी कि वो किस प्रकार से वो आपको वीडियो बनानी है। वो डॉक्यूमेंटेशन वीडियो आपको मुझे अगली कक्षा में अगले हफ्ते मुझे शुक्रवार तक मुझे सबमिट करनी है। और इसी का विवरण करते हुए अभी हम इस पाठ को आरंभ करते हैं, निर्मल वर्मा के बारे में जानना आरंभ करते हैं। तो चलिए अब हम निर्मल वर्मा के जीवन से संबंधित कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं, उन्हें समझने का प्रयास करते हैं, उनके लेखन कौशल को समझने का प्रयास करते हैं। जन्म, निर्मल वर्मा का जन्म जो है वो सन 1929 में शिमला में हुआ है। दिल्ली विश्वविद्यालय से कि जो सेंट स्टीफन कॉलेज है वहाँ से उन्होंने इतिहास में एमए किया है। इसके साथ ही कहानियाँ, उपन्यास आदि आदि कई जो रचनाएं हैं उनका अनुवाद उन्होंने हिंदी में किया है। और हिंदुस्तान टाइम्स हो या टाइम्स ऑफ इंडिया हो, वहाँ पर सांस्कृतिक और राजनीतिक समस्याओं पर उन्होंने लेख लिखे हैं। यानी पत्रकारिता से जुड़े हुए काम, निबंधों से जुड़े हुए काम भी उन्होंने किए हैं। और उनकी जो कहानियाँ रही हैं मुख्य तौर पर वो कुछ इस प्रकार है: परिंदे, जलती झाड़ी, तीन एकांत, पिछली गर्मियों में आदि। उपन्यास उन्होंने जो लिखे हैं वो कुछ इस प्रकार हैं: वे दिन, लाल टीन की छत, एक चिथड़ा सुख तथा अंतिम ऋण्य। और यात्रा संस्मरण जो हम पढ़ रहे हैं, या ये भी एक यात्रा संस्मरण ही है जहाँ कोई वापसी नहीं। और निबंध संग्रह भी लिखे हैं। तो एक तरह से रचना कौशल के, या यूँ कहें कि लेखन कौशल की हर विधि पर उन्होंने कार्य किया है। सभी तरह की रचनाएं उन्होंने लिखी हैं, अनुवाद किया है, और वह अत्यंत शिक्षित लेखक माने जाते हैं और अत्यंत प्रतिष्ठित हैं हिंदी साहित्य में। निर्मल वर्मा जो है उन्हें बहुत से पुरस्कार दिए गए हैं, जैसे कि साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि से सम्मानित किया गया है। उनकी जो साहित्यिक विशेषताएं रही हैं वो कुछ इस प्रकार रही हैं कि इन्हें नई कहानी थी, एक तरह से हिंदी साहित्य में जो पुरानी कहानियाँ लिखी चली आ रही थी वो एक अलग लीक पर थी, पर इन्होंने जिस तरह से कहानी लिखना आरंभ किया वो बिल्कुल अलग तरीके की थी, एक नए जॉनर की थी। तो इन्हें नई कहानी का ऐसा कहा जा सकता है कि इन्होंने आंदोलन आरंभ कर दिया था। इनके जो लेख होते थे या जो विचार थे वो बहुत गहन होते थे, काफ़ी डीप थॉट्स के साथ ये लिखा करते थे। यूरोप की संस्कृति हो या राजनीतिक समस्याएं हों, क्योंकि ये यूरोप घूम कर आए थे और वहाँ की और भारतीय संस्कृति का लेखा जोखा इनकी जो रचनाएं हैं उनमें देखने को मिलता है। इनकी जो भाषा शैली रही है वो काफ़ी अनोखी रही है, विचार सूत्रों से बंधी हुई रही है, काफ़ी विचार अपने व्यक्त करते हैं। इसके साथ ही उदाहरणों के साथ वो अपनी बात को रखते हैं और उनको विस्तार देते हैं। एक जटिलता, एक जो शब्द हैं वो कुछ अलग प्रकार से अपने संस्मरण, कहानी या अपनी विभिन्न रचनाओं में व्यक्त करते हैं, जो भी वो कुछ कहना चाहते हैं। तरह तरह से उर्दू, अंग्रेज़ी आदि शब्द जो हैं वो अलग अलग झलक में प्रयोग कर इन्होंने अपनी रचनाओं में एक सुंदर प्रवृत्ति में उन्हें दर्शाया है। जहाँ कोई वापसी नहीं, इस यात्रा वृतांत को किस प्रकार से, किस मूल संवेदना या किस मूल भाव के साथ रचा गया है, किस मैसेज को ये कन्वे करता है, उसकी जानकारी कुछ हम प्राप्त कर लेते हैं।
तो इस पाठ में लेखक ने पर्यावरण से संबंधित जो सरोकार होते हैं, साथ ही साथ विकास के नाम पर हम जो पर्यावरण का विनाश करते चले जा रहे हैं, वातावरण को दूषित करते चले जा रहे हैं, मनुष्य तरह तरह से विस्थापन कर रहा है, प्रवासी होता जा रहा है, इस समस्या की ओर वो ध्यान चित्रित करते हैं। लेखक बताते हैं कि विकास तो हम कर रहे हैं और पर्यावरण से संबंधित जो सुरक्षा है, जो संतुलन बनाए रखना है हमें, वो हम नहीं रख पा रहे हैं। हम किस किस भाग दौड़ में लगे हुए हैं, हम किन्हें फॉलो कर रहे हैं, हम उस सभ्यता को फॉलो कर रहे हैं, हम उस पश्चिमी सभ्यता को फॉलो कर रहे हैं, उसे लेकर आगे चल रहे हैं, जिससे कि क्या हो रहा है कि हम अपने ही पर्यावरण का नाश करते चले जा रहे हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि हम विकास कर रहे हैं, विकास के नाम पर हम तरह तरह से अपने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते चले जा रहे हैं, जिसके साथ बहुत से मनुष्य या जो बहुत से लोग हैं, बहुत सी संस्कृतियां जो हैं वो साथ साथ नष्ट होती चली जा रही हैं। तो बहुत सी समस्याएं इसके कारण उत्पन्न हो रही हैं। मनुष्य को अपनी ही ज़मीन से अलग होना पड़ रहा है, अपने परिवेश से अलग होना पड़ रहा है, अपनी ऐसी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है जिससे उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। इस तरह की समस्याएं उसके जीवन में उत्पन्न हो रही हैं और ऐसी संस्कृति भी जो है वो हमेशा नष्ट होती चली जा रही है। आप कह सकते हैं कि किस प्रकार से हम पर्यावरण को जब नुकसान पहुंचाते हैं, हम केवल पर्यावरण को नहीं पहुंचाते हैं, उसके साथ मनुष्य अपनी बहुत सी चीज़ों को नष्ट करता चला जाता है। और इस जो विकास की होड़ में लगे रहना और लगातार विकास करने की जो तलब है, वो हमें किस तरह से हमारे लिए नुकसानदायक हो रही है, उसका वर्णन इस पाठ में किया गया है। तो चलिए अब हम इस पाठ का सार पढ़ लेते हैं। और इस पाठ को कुछ मुख्य रूप से मैं आपको बता दूं कि इस पाठ में एक अमझर गांव, जो सिंगरौली गांव है, उस गांव को अमझर के नाम से जाना जाता है और वहाँ के बारे में बताया गया है कि वहाँ पर अभी अभी एक प्रोजेक्ट लागू हुआ है और कहा गया है सभी लोगों से, उन्हें पैसे दे दिए गए हैं और वहाँ से उन्हें विस्थापन करने के लिए कह दिया गया है और कहा गया है कि तरह तरह की जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं वो वहाँ बनाई जाएंगी और उद्योगीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन का ज़माना है। तो उस गांव में गांव वासी जो हैं उन्हें यह बता दिया गया है कि आपको ये स्थान, उनसे सिग्नेचर्स लेकर कि ये स्थान खाली करना है और दूसरी जगह चले जाना है, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें बनेंगी या फैक्ट्रीज़ बनेंगी, एक प्रोजेक्ट लागू होगा। और जो वो गांव है वो अमझर गांव है। अमझर से यानी आमों के पेड़ से घिरा हुआ गांव है। उस गांव की इतनी प्रतिष्ठा है, उस गांव की इतनी सुंदरता है कि वर्षों से वो जो गांव था वो आम के पेड़ों से घिरा हुआ माना जाता था और ऐसा माना जाता था कि वहाँ पर हर समय जो है वो आम के पेड़ जो हैं, आम के पेड़ से आम झड़ते रहते हैं, तो अमझर कहा गया। अमझर के से ये कहा गया कि जिस समय इस प्रोजेक्ट की योजना वहाँ आई और प्रोजेक्ट जो है वो लागू होने लगा, तो वहाँ के पेड़ जो हैं उन्होंने सूखना शुरू कर दिया, यानी पेड़ जो हैं उनका आंदोलन दिखाई देने लगा। पेड़ में भी अपना, जो वृक्ष हैं उनमें भी अपना एक जीवन होता है, कैसे वो पेड़ सूखते चले गए और ऐसा कहा जाने लगा कि वहाँ पर वृक्षों ने अपना आंदोलन शुरू कर दिया है। और उस गांव की इतनी प्रतिष्ठा थी कि बहुत दूर दूर से लोग उस गांव को देखने आया करते थे कि किस प्रकार से, क्यों इसे अमझर कहा जाता है, क्यों ये इतना खूबसूरत है और वहाँ कैसे जो फूल फल हैं या वहाँ पे जो खेती बाड़ी होती है, जो तरह तरह की धान उगाई जाती है, तरह तरह के जो कार्यक्रम होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम उस गांव के, वो किस प्रकार से अलग थे, बाकी जगहों से अलग थे। वहाँ की एक अलग उस गांव की एक अपनी संस्कृति थी। तो अमझर गांव का अर्थ एक ऐसा गांव जो आम के पेड़ों से घिरा हुआ रहता था, जहाँ आम झड़ते थे। जब से सरकारी घोषणा हुई है कि अमरौली प्रोजेक्ट के तहत नवा गांव के अनेक गांव उजाड़ दिए जाएंगे, तब से आम के पेड़ सूखने लगे हैं, उन पर सूनापन छा गया है। ठीक ठीक ही तो है, आदमी उजड़ेगा तो पेड़ जीवित रह कैसे सकेगा। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार न केवल पेड़, यानी वहाँ से आदमियों को उखाड़ कर बोला जा रहा है कि एक स्थान से आप दूसरे स्थान पर चले जाइए और अपनी गृहस्थी जो है या अपना जो जीविका है वो वापस आरंभ कीजिए, किसी और स्थान से आरंभ कीजिए। तो इससे कहा जा रहा है कि वहाँ के पेड़ भी जो है वो सूखने आरंभ हो गए थे और इस तरह की स्थिति हो गई थी उस गांव की। आधुनिक भारत के नए शरणार्थी कहा गया है किन्हें? उन्हीं लोगों को जिन्हें इंडस्ट्रियलाइजेशन, उद्योगीकरण के चलते, उसकी आंधी के चलते घर से विस्थापित
कर दिया जाता है, उन्हें निकाल दिया जाता है। और आधुनिक भारत के पुराने शरणार्थी तो वो हैं जो केवल बाढ़ आदि, भूकंप आदि समस्याओं के या प्राकृतिक आपदाएं जो आती हैं उनके कारण उन्हें विस्थापन करना पड़ता है। पर वो विस्थापन जो होता है वो एक पल भर के लिए होता है, कुछ समय के लिए वो विस्थापन होता है। उस विस्थापन के माध्यम से क्या होता है कि किस प्रकार से अगर स्थिति ठीक हो जाती है, जहाँ कहीं भी प्राकृतिक आपदा आई होगी और वहाँ पर स्थिति अगर ठीक हो जाती है तो बाद में वो लोग जो है वापस अपने गाँव में आ जाते हैं। लेकिन आधुनिक भारत के, मॉडर्न भारत के नए शरणार्थी उन्हें कहा गया है जिन्हें एक बार औद्योगिकरण के चलते अपने गांव से निकाल दिया जाता है तो वो अपनी उस ज़मीन पर लौटकर वापस कभी नहीं आ पाते हैं। उन्हें अलग कर दिया जाता है, उनकी संस्कृति, उनके परिवेश से उन्हें अलग कर दिया जाता है। प्राकृतिक एवं औद्योगिकरण के कारण विस्थापन में अंतर। बाढ़ या भूकंप के कारण जब लोग अपने घर को छोड़कर कुछ समय के लिए सुरक्षित स्थान पर चले जाते हैं और जो स्थिति है वो सामान्य होने पर वापस लौट आते हैं, जैसा मैंने आपसे कहा, तो वो जो शरणार्थी होते हैं या वो कुछ समय के लिए शरणार्थी होते हैं, उन्हें पुराने शरणार्थी कहा गया है। लेकिन औद्योगिकरण और विकास के चलते जो निर्वासित किए जाते हैं, लोगों को घर से अलग किया जाता है, वो किस नाम से पुकारे जाने लगे हैं? आधुनिक भारत के नए शरणार्थी के नाम से। यूरोप एवं भारत के पर्यावरण संबंधी चिंताएं। आप सभी को पता है कि हमने विकास को अपनाने में पश्चिमी सभ्यता का सहारा लिया है। पश्चिमी सभ्यता ने किस प्रकार से हमें प्रभावित किया है, न केवल हमारी संस्कृति, हमारा परिवेश, हमारी औद्योगिकरण की जो समस्याएं हैं, क्योंकि औद्योगिकरण जो है हमारे यहाँ पर हस्तकला का पहले ज़्यादा प्रभाव था, लेकिन अब जो है वो केवल मशीनीकरण पर ध्यान दिया जा रहा है। विकास के लिए मशीनों का, औद्योगिकरण का, इस तरह के उपकरणों का प्रयोग किया जा रहा है। हस्तकलाएं जो हैं वो केवल अब अधिकतर जो हैं वो समाप्त ही हो गई हैं। तो हमने जो विकास किया है वो हमने केवल देख कर किया है, यानी हमने उस चीज़ को समझा नहीं है। जो यूरोप ने या जो पश्चिमी लोगों ने, जो हम ब्रिटेन या आदि सभी जगहों को कह सकते हैं, तो वहाँ पर जो विकास हुआ है वो किस प्रकार से पर्यावरण और मनुष्य के बीच में, भूगोल के बीच में संतुलन बना कर रखने लायक हुआ है। यानी जो विकास उन्होंने किया है, उन्होंने पर्यावरण और मनुष्य के बीच में संतुलन बनाया है और उसके साथ विकास किया है। उन्होंने पूरी तरह से अपने पर्यावरण को या अपने वातावरण को, अपनी प्रकृति को नष्ट नहीं किया है। लेकिन हमने केवल विकास के नाम पर, हमने केवल विकास शब्द को सुना और हमने पश्चिमी सभ्यता की तरह ही अपने भारत में उसे अप्लाई कर दिया और अपने यहाँ पर परिवर्तन लाना शुरू कर दिया, और उसके चलते हमने किस प्रकार से अपने पर्यावरण को अधिकतर नुकसान पहुँचाया है। यूरोप एवं भारत के जो पर्यावरण संबंधी चिंताएं हैं वो सर्वथा विभिन्न रही हैं, हमेशा से ही अलग रही हैं। यूरोप में मनुष्य और भूगोल के बीच संतुलन बनाए रखना पर्यावरणीय प्रश्न था, जबकि भारत में यही संतुलन मनुष्य और संस्कृति के बीच बनाए रखने का था। तो हमारे भारत में समस्या पर्यावरण से संबंधित नहीं थी। हमारे भारत में जो समस्या थी वो मनुष्य और संस्कृति को एक साथ साथ लेकर चलने की थी। लेकिन हमने जो कुछ भी सीखा या हमने जो कुछ भी लिया पश्चिमी सभ्यता से या यूरोप से पर्यावरण से संबंधित, वो बिल्कुल ही अलग तरीके से लिया। हमने आँख मूंद कर उनको फॉलो किया। हमने बिना देखे, बिना समझे कि हमारे पर्यावरण को किस प्रकार के नुकसान पहुँच सकते हैं, इससे हमने भारत में अंधाधुंध विकास जो है वो आरंभ कर दिया। और उससे हमने अपनी ही, न केवल अपनी संस्कृति को, अपने प्रकृति को, मनुष्य को, सभी को संकट में डाल दिया। सिंगरौली की उर्वरा भूमि अपने लिए अभिशाप। सिंगरौली की भूमि जो है वो इतनी उर्वरा और जंगल इतने समृद्ध थे कि उनके सहारे शताब्दियों से हजारों जो वनवासी और किसान हैं वो अपना भरण पोषण कर रहे थे। यानी सिंगरौली गांव जो था, वहाँ पर जो भूमि थी, जो जंगल थे, वो इतने समृद्ध थे। वहाँ खेती बाड़ी हो या जिस भी तरह का धान या जो भी चीज़ें वहाँ उगाई जाती थी, वो वहाँ पर हजारों शताब्दियों से जो 100 आदि वर्षों से जो वनस्पतियां हैं, जो वनवासी हैं, किसान हैं, वहाँ पर उनका भरण पोषण हो रहा था। वो अपनी जीविका जो है वो चला रहे थे उसके माध्यम से।
परंतु क्या हुआ? आज सिंगरौली की वह अतुलनीय स्पंदा उनके लिए अभिशाप बन गई। तभी तो दिल्ली के सत्ताधारियों और उद्योगपतियों की आंखों से सिंगरौली की अपार स्पंदा छुप नहीं पाई। सिंगरौली जो अपने प्राकृतिक सौंदर्य के कारण बैकुंठ और अकेलेपन के कारण काला पानी माना जाता था, और अब प्रकृति के मानचित्र पर राष्ट्रीय गौरव के साथ प्रतिष्ठित हुआ है। तो वहाँ पर चीज़ों को बना दिया गया और तरह तरह से उसे डेवलप कर दिया गया, विकासशील बना दिया गया, लेकिन वहाँ से किस प्रकार से कितने लोगों का भरण पोषण चलता था और सत्ताधारियों ने उसे अपना नाम दे दिया, जो पहले शायद उस गांव को कोई नहीं जानता था, लेकिन विकास के चलते उसे लोग जानने लगे। वो एक अलग ही प्रकार की जगह मानी जाती थी, बैकुंठ माना जाता था, स्वर्ग की तरह लगता था। एक अलग अकेलापन उस गांव में था, और ऐसा लगता था उस वहाँ पर वही लोग जाया करते थे जो प्रकृति के सौंदर्य को अपने समीप रखना चाहते थे, उनसे मिलना चाहते थे या प्रकृति को महसूस करना चाहते थे। लेकिन अब इस प्रगति के चलते, इस प्रगति और इस विकास के चलते मानचित्र पर राष्ट्रीय गौरव के साथ उसको प्रतिष्ठित कर दिया गया। वहाँ तरह तरह की चीज़ें बना दी गई और वहाँ की संस्कृति को वहाँ से उजाड़ दिया गया। औद्योगिकरण के कारण पर्यावरण संकट। ये सच है कि औद्योगिकरण ने पर्यावरण संकट पैदा किया है। औद्योगिकरण के कारण गांव के गांव उजाड़ कर लोगों की ज़मीन ले ली गई है। ऐसा करके वहाँ का परिवेश तो खराब हुआ ही, साथ ही मनुष्य उसका परिवेश भी उजाड़ दिया गया, जिससे प्रकृति, मनुष्य व संस्कृति का संतुलन गड़बड़ा गया। औद्योगिकरण के कारण स्थापित उद्योगों ने धुएं व कचरे से पर्यावरण संकट पैदा कर दिया है। औद्योगिकरण ने मनुष्य, प्रकृति व जो संस्कृति के बीच जो संतुलन को नष्ट कर दिया है। हमें ऐसी योजनाएं बनानी चाहिए जो इस संतुलन को बनाए रखकर विकास एवं प्रगति करे। यानी हम जो विकास करना चाहते हैं, हम वो केवल अंधाधुंध फॉलो नहीं करें। हम पश्चिमी सभ्यता से जिस विकास शब्द को हमने समझा है, उस तरह उसे इम्प्लीमेंट ना करें अपने भारत पर, बल्कि उसे एक अलग स्वरूप में लेकर आएं, जिससे कि हम अपनी संस्कृति, मनुष्य और प्रकृति तीनों को बचा सकें, और उसी के साथ उनके संतुलन को बनाए रखकर हम प्रगति कर सकें, ताकि इस औद्योगिकरण के चलते जो हम पर्यावरण संकट से गुजर रहे हैं, या जो चीज़ें हमने खराब कर दी हैं, जो संस्कृतियां हमने नष्ट कर दी हैं, लोगों को विस्थापित होना पड़ा है, अपनी जीविका को फिर से शुरू करना पड़ा है, और इसके साथ ही अपने जीवन को आरंभ करने में उन्हें कौन कौन सी मुसीबतों का सामना करना पड़ा होगा, उसका वर्णन इस पाठ में किया गया है। एक महत्वपूर्ण समस्या को उठाया गया है। केवल एक गांव और एक गांव के यात्रा वृतांत से, वहाँ की गांव की विशेषता का बखान कर या विशेषता को दर्शाकर, उसकी सुंदरता का वर्णन कर लेखक ने किस प्रकार से औद्योगिकरण के चलते जो प्रगति के नाम पर जो हम जिस तरह से पर्यावरण को खराब करते चले जा रहे हैं, नष्ट करते चले जा रहे हैं, एक गहरी और संगीन समस्या को उठाया है, उसका वर्णन इस पाठ में मिलता है। तो आज हमने निर्मल वर्मा के बारे में जाना, और इसके साथ ही जहाँ कोई वापसी नहीं, कि किस प्रकार से हम विकास की दौड़ में ऐसा जा रहे हैं कि हम उस स्थान पर वापस लौट नहीं पाएंगे जिसे हम नष्ट करते चले जा रहे हैं, उसका वर्णन प्रकृति और मनुष्य और संस्कृति का वर्णन करते हुए इस पाठ को लिखा गया है, इस यात्रा वृतांत को दर्शाया गया है, और एक मैसेज और एक संदेश, एक उद्देश्य के साथ इसे लिखा गया है, ताकि हम अभी भी संभल जाएं और उस संतुलन को बनाने का प्रयास करें। तो जैसा मैंने आपको इस क्लास के आरंभ में बताया था कि आपको एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो बनानी है जो 3 से 5 मिनट तक की होगी, जिसमें आप अपनी खुद की वॉइस देंगे, अपनी खुद की आवाज़ देंगे, और आप चित्रों का सहारा ले सकते हैं, कुछ इंटरनेट से कंटेंट का किसी का सहारा ले सकते हैं, कुछ पंक्तियों का सहारा ले सकते हैं, कविताओं के माध्यम से आपको एक छोटी वीडियो डॉक्यूमेंट्री बनानी है, जिससे आप किसी भी एक गांव या किसी ऐसी एक समस्या को उठाकर आप अपने शब्दों में उसकी खुद की स्क्रिप्ट लिखकर, पटकथा लिखकर आप उसको बोलेंगे और उसे समझाने का प्रयास करेंगे। उसमें आप किस प्रकार के एनिमेशंस यूज़ करते हैं, या आप किस प्रकार की सजावट के साथ एक अट्रैक्टिव, आकर्षित रूप में उस डॉक्यूमेंट्री को दिखाते हैं कि वो कितनी प्रभावित कर रही है, आपकी बात जो है वो, आपका जो मैसेज है वो किस प्रकार से उस डॉक्यूमेंट्री में कन्वे हो रहा है।
तो आपको इसी तरह इन्हीं सभी बिंदुओं पर ध्यान रखकर, जिस प्रकार से ये चैप्टर है, ये पार्ट है, इसमें एक समस्या को उठाया गया है गांव की और उसकी सुंदरता को बताते हुए और विस्थापन की समस्या को लिया गया है, इसी समस्या पर आधारित आप किसी और गांव या अपने किसी गांव जिसे आप जानते हो उससे संबंधित एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो बनाएंगे और मुझे अगली कक्षा तक, अगले सप्ताह शुक्रवार तक मुझे सबमिट करेंगे ताकि मैं उसका इवैल्यूएशन मूल्यांकन कर पाऊँ। धन्यवाद। इसी के साथ अंत में आपको जो एक असाइनमेंट मिलेगा वो भी आपको कंप्लीट करना है।